नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चतरा की खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चतरा जिले के लावालौंग प्रखंड के मुख्यालय में एक मौलाना पर दरिंदगी की हद पार करने का आरोप लगा है। घटना कोलकोले पंचायत के संभे गांव की बताई जा रही है, जहां 14 साल की नाबालिग के साथ भूत उतारने और झाड़ फूंक के नाम पर मौलाना ने दरिंदगी की और 4 दिनों तक उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई। वहीं जलती हुई अगरबत्ती से उसके चेहरे, होठ और दोनों हाथों को कई जगह जला दिया गया। गंभीर अवस्था में नाबालिग को रिम्स में एडमिट कराया गया है। शारीरिक और मानसिक टॉर्चर की वजह से पीड़ित अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और इधर इस घटना को लेकर मौलवी के खिलाफ लोगों में आक्रोश दिख रहा है। वहीं दरिंदगी के बाद आरोपी मौलाना फरार है। पीड़ित परिजन ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और वहीं सीडब्ल्यूसी ने भी संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले में पुलिस पर गंभीरता नहीं बरतने का आरोप भी लग रहा है। मानवाधिकार के तहत पर हमने इसको सहयोग के लिए हम लोग चतरा सदर अस्पताल में लेकर के गए और वहाँ जांच पड़ताल हुआ। उसके बाद वहाँ से रेफर किया गया। उसके बाद हम यहाँ रांची। बच्ची के साथ ज्यादती का मामला प्रकाश में आया है और इस संदर्भ में हम लोग तत्काल जो है जैसे ही सूचना मिला, इस संदर्भ में हम लोग कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ भी कर दिए हैं और जो भी दोषी होगा उसे सख्त से। और अब इस पूरे मामले पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। झाड़ फूंक के नाम पर दरिंदगी पर कई गंभीर सवाल ये कि क्यों नहीं छट रहा अंधविश्वास का अंधेरा। तो इस पूरे मामले पर कई गंभीर सवाल, इन सवालों के जवाब ही बहुत अहम है। भूत भगाने के नाम पर आखिर दरिंदगी क्यों, ये भी एक अहम सवाल। पीड़ित के दरिंदगी का आरोपी फरार कैसे? सीडब्ल्यूसी के संज्ञान के बाद भी अब तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? तो कई गंभीर सवाल इस पूरे मामले पर। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस क्यों लापरवाह बनी? वहीं फरार आरोपी मौलाना की गिरफ्तारी कब तक होगी? राज्य के एटीएम पर इन दिनों बिहार के साइबर अपराधियों की नजर है, जो दिन भर एटीएम के इर्द गिर्द ही मंडराते हैं और वे पहले एटीएम की रैकी करते हैं और उसके बाद एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर आपकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करते हैं। ऐसे में एक मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी डोनंडा इलाके से हुई है, जो बिहार का रहने वाला है। शातिर ने बताया कि एटीएम के कार्ड रीडर में वो छेड़छाड़ करता था, जिससे ग्राहक का कार्ड मशीन में ही फंस जाता था और इस मामले की शिकार एक महिला के खाते से शातिर ने 60,000 रुपए उड़ा लिए। वहीं जब पुलिस ने मामले की जांच की तो शातिर पकड़ा गया और इधर मिली जानकारी के मुताबिक शातिरों का गिरोह रांची सहित दूसरे जिलों में भी सक्रिय है और लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहा है। मैं एटीएम गई, कार्ड डालने के लिए कि कार्ड अंदर चला गया, एक गेट के बाहर था। तो मैं बोली सर मेरा कार्ड तो फंस गया। मैं अकेले थी, मुझे समझ नहीं आया। तो इसने बोला कि अपना पिन कोड और अमाउंट डालिए, कार्ड निकल जाएगा। मैं वही की तो नहीं निकला, तो बहुत कैंसिल वंसिल किए। उसके बाद यही लोग हमको दिखा दिया एक्सिस बैंक का, बैंक जाइए, बैंक वाला को बोलिए कार्ड दे देगा। मैं चली गई बैंक, मेरा तो दिमाग काम नहीं करने लगा, अकेले थे रूम में। उसके बाद कस्टमर केयर को कॉल किए, तब तक 9,000 बचल था। उसको लॉक करवाते करवाते सब खत्म। कितना निकल गया? 60,000। सर सेम कार्ड दे करके उसका कार्ड ले लेते थे। हाँ। और फिर पैसा निकासी कर लेते। रांची में कब से? रांची में सर 2-3 बार आए सर। 2-3 बार जी। अभी तक कितना दे चुका है पैसा लोगों से? पैसा यहाँ सर उतना नहीं किए हैं सर, एक आध बार सक्सेस हुए हैं सर। पीछे का उसका सर कार्ड रीडर खोल करके छोड़ देते थे, कार्ड अंदर गिर जाता। हाँ। सीखा कैसे? ये सर मेरे साथी एक था, उसी से सर। कहाँ से? वो नवादा का रहने वाला है। हाँ। उधर राज्य में पार्किंग दुरुस्त करने का काम नगर निगम का है। पार्किंग के लिए शहर में कई जगह चिन्हित किए गए हैं, जिसके संचालन का जिम्मा ठेकेदारों को दिया गया है, लेकिन उनकी मनमानी से रांची वासी परेशान हैं। दरअसल नगर निगम ने पार्किंग के लिए रेट तय किया है और जहां पहले 10 मिनट के लिए पार्किंग फ्री है और उसके बाद बाइक और स्कूटी के लिए 5 रुपए तय किए गए हैं, जबकि कार के लिए 20 रुपए पार्किंग चार्ज है। वहीं दोनों के समय 3 घंटे हैं अगर होते हैं तो
3 घंटे से अधिक समय होने पर फिर से पार्किंग चार्ज उसमें जुड़ जाएगा। लेकिन निगम की ओर से जो रसीद दी जा रही है उसमें 20 रुपए का शुल्क लिखा हुआ है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ जा रही है। कई बार इसकी आड़ में अवैध वसूली भी की जाती है, जिससे लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। संडे को मैं आया था बुक लेने के लिए, तो मुश्किल से मैं गया तो दुकान बंद था, मैं तुरंत आ गया। उसके लिए इन्होंने मुझसे 20 रुपये चार्ज कर दिया। अचानक मुझे जब याद आया तो मैंने बोला कि 10 मिनट तो फ्री है, तब इन्होंने बोला कि ठीक है छोड़ दीजिए। तो ये तो गलत है ही। अगर नॉलेज नहीं है तो वो लोग स्लिप काट चुका था। उससे कम जो लोग काट रहे हैं अगर उनकी पकड़ी जाती है तो एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो फिर सभी 2 पहिया का नगर निगम का रेट है 5 रुपया और 4 व्हीलर का है 20 रुपया। इसके बावजूद 30 से 40 रुपए काटा जा रहा है और 30 से 40। देखिए 3 घंटा प्लस हो रहा है, तब 5 मिनट की बात कर रही हूँ। 5 मिनट का नहीं है, 9 मिनट 10 मिनट यहाँ पर फ्री दिया जाए। देखिए 10 मिनट यहाँ पर लिखा हुआ भी है। हाँ 10 मिनट यहाँ फ्री है। हाँ 10 मिनट फ्री दे भी रहे हैं। तो लगातार ये चालान जो है अवैध वसूली हो रहा है, जो आप ही के भाई ये कर रहे हैं बैठकर यहाँ पे, आगे चलकर है ब्लैकबेरी आगे के ऊपर। ब्लैकबेरी वाले कर रहे हैं, हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं। गलत है ना? कोविड संक्रमण की रफ्तार भले कम हो गई हो, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। राज्य में पहले जो कोविड टेस्टिंग जगह जगह हो रही थी वो अब बंद है। इसकी वजह है फंड की कमी, और इसी वजह से कोविड टेस्टिंग में लगे अनुबंध कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। हाल ये है कि कर्मी अब पैसे के भुगतान के लिए अधिकारियों के पास दौड़ लगाने को मजबूर हैं। पूरे मामले पर रांची डीसी ने फंड आने पर जल्द भुगतान का भरोसा दिया है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक ने इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया। सदर अस्पताल के माध्यम से हम लोग कोविड टेस्टिंग का काम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को जो है एक बैच 1 तारीख को जो 1 दिन से हम लोग को हटा दिया गया कि कोविड कम हो गया है, और हम लोगों को जो है वेतन का भुगतान जो है सर 3 महीना से और 21 लोगों का 6 महीने से नहीं किया गया है। तो सर इसी मुद्दे पे हम लोग डीसी साहब से मिले कि सर हम लोगों को जो है वेतन का भुगतान किया जाए। पिछले 3-4 महीने में जब 3rd वेव आने की संभावनाएं थी, तो दिसंबर से लगातार हम लोग 12,000 से 15,000 टेस्ट हम लोग पर डे कर रहे थे, और आज के दिन में उसमें काफ़ी गिरावट आई है। और उसका रीज़न ये है कि राशि के अभाव में उनका भुगतान नहीं हो पाया है, और जिस कारण से सभी BLE लोग जो है वो अब आना बंद कर दिए हैं, और राशि जैसी प्राप्त होती है उसके बाद हम लोग पुनः फिर से इसको बहाल करेंगे। झारखंड की हेमंत सरकार ने शराब से सालाना 3,000 करोड़ कमाई के लिए नीति बनाई है, वो भी बिना शराब का दाम बढ़ाए। और इसके लिए राज्य भर में शराब की खुदरा दुकानों की संख्या 750 से बढ़ाकर 1500 तक करने का लक्ष्य तय किया गया है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 72 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें 4 उत्पाद नीति में संशोधन से संबंधित थी, और झारखंड में शराब की अवैध बिक्री और राजस्व को नुकसान पर रोक के लिए अब पूरे प्रदेश में शराब के सिर्फ 5 ही गोदाम होंगे। और नई बार नीति के मुताबिक जो है अब संचालक को तय शराब का कोटा उठाना ही होगा, और न्यूनतम बिक्री का लक्ष्य भी तय होगा। तो इस बार हम लोग दुकानों की संख्या 1500 रखेंगे, पिछली बार 750 था। तो उस कारण से चूंकि ज्योग्राफिकल स्प्रेड घटेगा तो उससे लीगल भी घटेगा, परंतु इलीगल बढ़ेगा। ऐसा नहीं खपत कम हो जाता है, इलीगल बढ़ जाता है। स्ट्रक्चर सेम है, परंतु उसको हम लोग कम बेसी करके हम लोग इस तरह से किए हैं कि बिना कोई दाम बढ़ाए, बिना कोई दाम बढ़ाए या ओवर प्राइसिंग किए हुए हम लोग का रेवेन्यू बढ़ेगा। और हम लोगों ने अपने पॉलिसी में ये लिख के दिया है कि अगले 3 साल में कैसे हम, अभी जो 1800 पे हैं हम लोग, कैसे हम लोग अगले 3 साल में 3,000 करोड़ तक का रेवेन्यू एनुअल करेंगे, और उसके बाद आने वाले सालों में भी हर साल 15 से 20% हम लोग ग्रोथ देंगे। और झारखंड में नई उत्पाद नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने जहां इस नीति को राजस्व के साथ जोड़कर लिया है, सही निर्णय बताया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार लोगों को शराब पिलाकर अगर राजस्व में बढ़ोतरी करना चाहती है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। जो दुकानें चल रही थी, कहीं न कहीं लगता होगा कि सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, जितना राजस्व आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो एक बार सरकार फिर से प्रयास कर रही है नई नीति को ला करके, इसमें देखेंगे हम लोग कि कितना सरकार को फायदा होता है। और
लोगों में कम से कम कितना इस तरह का की भी कवायद सोची जा रही है कि शराब मुक्त। ये सरकार तो ऐसा लग रहा है जैसे झारखंड के लोगों को शराब पिलाकर ही राजस्व वसूलेगी। तो ये इनकी नीति और करनी में कितना फर्क है ये साफ दिखता है। ये कहीं ना कहीं अपने गुरुजी के सपनों से पीछे हटते दिख रहे हैं। और राजस्व लेने का दूसरा मॉडल भी हो सकता है, क्या सिर्फ राज्य की जनता को शराब पिलाकर आप राजस्व वसूलेंगे मुख्यमंत्री जी? पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज जहाज हादसे की सीबीआई जांच की मांग की और इसके लिए बाबूलाल मरांडी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। बाबूलाल मरांडी ने इस हादसे के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है और उनके मुताबिक अधिकारियों और माफिया के गठजोड़ की वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन अभी तक इन लोगों ने ये सूची नहीं बरामद कर पाई, जिन लोग जहाज चलाते उन लोगों से, कि आखिर उस जहाज में कितने ट्रक थे और कितने अन्य वाहन थे या कितने लोग थे उसमें। इसका मतलब तो ये लोग लेपापोती कर रहे हैं और इसीलिए हमने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि भाई आप इसको तुरंत संज्ञान लीजिए और चूंकि 2 राज्य का मामला है इसलिए मामले को सीबीआई को हवाले कर दीजिए, वो जांच करेगी और जो दोषी होंगे उनको सजा मिलना चाहिए। और सीबीआई जांच की मांग करने वाले बाबूलाल मरांडी पर जेएमएम और कांग्रेस ने निशाना साधा है। जेएमएम ने कहा कि बाबूलाल अपनी ही पार्टी में हाशिए पर हैं और वे महज ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने बाबूलाल की ओर से की गई सीबीआई की जांच का स्वागत तो किया, लेकिन राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। पार्टी की सरकार है, नीतीश कुमार जी उनके पिछलग्गू हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी करवा ले सीबीआई जांच। इसमें गलत कहाँ है? को तो पता होगा भारतीय जनता पार्टी में 4-5 कितने गुट हैं, सभी नेताओं के अलग। तो ये अपनी अहमियत जताने के लिए इस तरह का अनर्गल प्रलाप करते हैं। सीबीआई ने तो बहुत सारे केस टेकअप किए, क्या फलाफल निकला? हमारे सामने धनबाद में जो जज की हत्या हुई वो केस भी उनके पास है। और अपने राज्य के पदाधिकारियों, अपने राज्य के प्रशासन पर क्यों भरोसा नहीं है? झारखंड में इस बार 2 साल बाद सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर हरी झंडी दे दी है। हालांकि इस शोभा यात्रा में कोविड गाइडलाइन की कुछ पाबंदियां अब भी जारी रहेंगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने जुलूस या शोभा यात्रा को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया है उसके मुताबिक 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। हालांकि एक साथ निकलने वाले जुलूस में अधिकतम 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। शाम 6 बजे के बाद जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। वहीं शोभा यात्रा में डीजे और रिकॉर्डेड म्यूजिक बजाने पर भी पाबंदी रहेगी। साथ ही जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति भी जरूरी होगी और सभी के चेहरे पर मास्क भी अनिवार्य होगा। सरहुल और रामनवमी पर राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार ने दोनों त्योहारों पर जुलूस निकालने की अनुमति देकर अच्छा कदम उठाया, लेकिन लोगों की संख्या को लेकर शर्तों पर हैरानी जताई है। तो जेएमएम ने कहा कि बीजेपी को हर जगह राजनीति नजर आती है। लेकिन जहां तक संख्या की उन्होंने जो बात की तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है। भाई उन्होंने तो अच्छा ही किया कि चलो भाई 100 लोग और 1000 लोगों की बातें की, लेकिन अगर सड़क पर लोग निकालते हैं, अब ठीक है जो आयोजक है वो तो चाहेंगे कि 100 लोग ही चले, लेकिन बाकी लोग अगर सड़क पर चलेंगे तो आयोजक तो रोक नहीं सकेंगे। तो फिर क्या करेगी सरकार? अब वो कहेगी नहीं आयोजक के ऊपर केस करेंगे, तो कैसे करेंगे? भाई आयोजक तो किसी को पकड़ के तो नहीं लाएगा ना। झारखंड की जनता जानती है कि जो भी गाइडलाइन है वो उनकी भलाई के लिए ही है। और आज आपने देखा होगा चाइना में फिर से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो हम लोगों को तो एहतियाती उपाय करने होंगे और राज्य सरकार कर रही है, हमें उनको सहयोग करना है। और सरहुल को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां जो है वो जोरों पर है। विधायक और तमाम आदिवासी संगठन भी सरना स्थलों पर जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। रांची में मोरहाबादी के हाथमा और सिरम टोली में सरहुल जुलूस को लेकर एक बैठक हुई और इस बैठक में खिजरी विधायक राजेश कच्छप, आदिवासी संगठनों के नेता, मुख्य पाहन जगलाल पाहन समेत नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में सरहुल जुलूस को लेकर जिला प्रशासन और निगम प्रशासन से तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की गई। रघुवरदास के समय में जो लाइट लगी थी व्हाइट और रेड कलर की, जो हमारा सरना कलर का जो लाइट है वो सारा पोल में लगना चाहिए था लाइट, वो लाइट अभी तक नहीं लगा है।
हमारा रंग रंगन देखिएगा तो अभी तक नहीं हुआ है सरना स्थल का, और जगह जगह पे तोरण द्वार बनना था वो नहीं बना है, और इस तरह का बहुत सारे कमियां हैं अभी जो अभी तक नहीं हो पाई है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द पूरे शहर को 2 दिन के अंदर में पूरा दुल्हन की तरह सजाए, ताकि हमारा सरुल का भव्यता और सुंदरता और मान्यता बढ़े। चौक चौराहा पे जगह जगह पे आप स्टेज बनवा दीजिए, जहाँ पे अनाउंस आप करते रहिए, वाकी टाकी से अनाउंस करवाइए। उसके बाद में कहीं चना का व्यवस्था करा दीजिए, शरबत का व्यवस्था करा दीजिए, और जब लौटेंगे उस टाइम में लाइट का व्यवस्था करा दीजिए, ताकि कोई जो मनचला वगैरह जो बच्चियां भी आती हैं वो जो छेड़छाड़ ना कर सके। जो भी जेन्युइन मांगे होंगे, जो सुविधाएं देने की होंगी, हम लोग निगम की ओर से उसको करेंगे। जैसे पेयजल की बातें आ रही है, पेयजल की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। शौचालय के चलन शौचालय की बातें आ रही है, वो हम लोग कर रहे हैं। साफ़ सफाई की बातें हैं, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। और साथ में जो लाइट और सुरक्षा के जो मामले हैं वो जिला प्रशासन से बैठ करके जो भी व्यापक व्यवस्था करना और जो संभव हो वो हम लोग करेंगे। झारखंड में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए और संगठन के विस्तार के लिए पार्टी नेता दिल्ली में बैठक करेंगे, और प्रदेश कांग्रेस की नेताओं की ये बैठक झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बुलाई है। खबर के मुताबिक बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, NSUI के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के साथ साथ सभी प्रकोष्ठों के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में झारखंड में कांग्रेस की मजबूती पर चर्चा होगी, और इस दौरान बैठक में पार्टी के विस्तार के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। दिल्ली हम लोगों का लगातार जाना होता है, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दफ्तर वही है, और हम लोग राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जब भी कोई ऐसी विशेष बात होती है तो हम लोगों को बुलाया जाता है। और हम लोग आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी जब से बने हैं तो उनकी एक सोच है कि जो पहले युवा कांग्रेस में काम किए हैं, NSUI में काम किए हैं, जो हमारे अग्रणी प्रकोष्ठ हैं उसमें काम किए हैं, NSUI है, तो वैसे लोग अब कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, तमाम लोगों से कमेटी मांगी गई है कि अपने अपने जो काल का उनका कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल की कमेटी लेकर के आए। और पूरे झारखंड में गढ़वा ही एक ऐसा जिला है जिसे रेन सैंड एरिया माना जाता है, यानी जहां बारिश कम होती है और सुखाड़ अधिक होती है, और जिले के अधिकतर इलाकों में या तो जल स्रोत सूख गए हैं या फिर पानी की पाताल में चला गया है। ऐसे में आम जनता के साथ अधिकारियों को भी पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जिले के अधिकतर इलाके में पानी 80 फीट नीचे चला गया है। ऐसे में बोरिंग कम से कम 300 फीट तक करानी होती है। भूजल स्तर 80 फीट नीचे चले जाने से PHED की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। वहीं विभाग की ओर से शहरी जलापूर्ति योजना के तहत घरों तक वाटर सप्लाई जल्द ही शुरू करने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि रंका, रमकंडा, बरडीहा के साथ श्री बंशीधर नगर के कई इलाके ड्राई जोन घोषित हो गए हैं। पानी के लिए तभी बहुत दिक्कत, बहुत है, चापाकल वगैरह सूख गया है, और विभाग का कहना है कि 80 फीट लेयर नीचे चला गया है, उससे और पानी की समस्या बढ़ गया है, और जल्द से जल्द ही पानी का शुरू किया जाए ताकि बहुत परेशानी हो जाएगा गर्मी में। तो गर्मी के लोग पानी जब चापाकल सूख जाता है तो कहाँ से पानी लाते हैं? इधर उधर किसी के यहाँ से मांगते हैं, मजबूरी में देता है कोई, और कहाँ से लाएगा। अभी सामान्य मेरा हम लोग जैसे जनरली हम लोग 80 फीट लॉरी करते हैं, जिसमें हम लोग 50 से 60 फीट में हम लोग को पानी अवेलेबल है। अभी लास्ट हम लोग जून में हो सकता है वो 70 फीट तक चला जाता है, लेकिन फिर भी जलापूर्ति पेयजल हैंडपम्प से जलापूर्ति बंद नहीं होती है, और कहीं जो ड्राई जोन बंद होता है तो हम लोग उसका विशेष ध्यान रखते हुए हम लोग जलापूर्ति सुचारू रखते हैं और रखने का पूरा प्रयास। गर्मी की छुट्टियों में हिल स्टेशन घूमने का प्रोग्राम बना रहे झारखंड के यात्रियों को रांची रेल मंडल की सौगात मिल सकती है। न्यूज 18 से बातचीत में DRM प्रदीप गुप्ता ने बताया कि अगर हिल स्टेशन को लेकर टिकट की डिमांड ज्यादा आती है तो फिर रेलवे की ओर से संबंधित ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, और अगर फिर भी टिकट की डिमांड ज्यादा रहती है तो अलग से ट्रेन को लेकर रांची रेल मंडल अपना प्रस्ताव भेजेंगे। रेलवे हमेशा यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रयत्नरत रहती है।
कहीं भी जैसे हमने देखा होगा अपने होली के समय भी अगर जैसा जहाँ जहाँ डिमांड ज़्यादा आती है हमने सभी ट्रेन में एक्स्ट्रा कोचेज़ लगाए और स्पेशल ट्रेन हम दिवाली पे, होली पे, गर्मियों की छुट्टियों में चलाते रहे हैं। और जो भी डिमांड अगर आएगी तो उसके हिसाब से हम एक्स्ट्रा ट्रेन भी चलाना होगा तो कंपिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेके इसको चलाया जाएगा। और इधर रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में दीपोत्सव और गंगा आरती का आयोजन किया गया। नमामि गंगे योजना पोषण पखवाड़ा के तहत इसका आयोजन किया गया। गंगा आरती में रामगढ़ डीसी के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। दीपोत्सव, रंगोली और गंगा आरती की वजह से पूरा मंदिर परिसर और भैरवी दामोदर नदी का इलाका जगमगाता रहा और इस अवसर पर लोगों ने मंदिर परिसर में स्वच्छता का भी संकल्प लिया। हाँ और इधर रामगढ़ में स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में दीपोत्सव और गंगा आरती का आयोजन किया गया। नमामि गंगे योजना पोषण पखवाड़ा के तहत इसका आयोजन किया गया और गंगा आरती में रामगढ़ डीसी के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। दीपोत्सव, रंगोली और गंगा आरती की वजह से पूरा मंदिर परिसर और भैरवी दामोदर नदी का इलाका जगमगा रहा और इस अवसर पर लोगों ने मंदिर परिसर में स्वच्छता का भी संकल्प लिया। रंगोली और दीपोत्सव का कार्यक्रम किया है, जिसके तहत हम लोग नदियों और जल स्रोतों के साफ सफाई के संबंध में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसके लिए लगातार जिला प्रशासन प्रयास करता रहेगा। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस